देखिए आप इसमें खेती के चरण जान रहे थे, जो खेती के जो चरण थे उसके अंतर्गत या कह सकते हैं कृषि के जो चरण थे उसमें सबसे पहला जो चरण आपने जाना था वो था मिट्टी तैयार करना यानी कि जुताई करना। फिर दूसरा आपने जाना था कि बुआई करना यानी कि मिट्टी में बीज डालना। और अब तीसरा जो अपन स्टेज जान रहे हैं वो है खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना, अर्थात आप इसे कह सकते हैं प्रोवाइडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। खाद एवं उर्वरक देना। तो देखो सबसे पहले अपन जान लें कि खाद एवं उर्वरक है क्या। देखो समय के साथ साथ होता क्या है कि मिट्टी की जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर, मिट्टी की वो कह सकते हैं उर्वरकता जो होती है, फर्टिलिटी जो होती है उसकी धीरे धीरे समय के साथ साथ घटती चली जाती है। उसकी उस पोषकता के स्तर को बनाए रखने के लिए, मिट्टी की पोषकता के स्तर को बनाए रखने के लिए उसमें जिन पदार्थों का अपन उपयोग करते हैं वही वास्तव में क्या है, खाद और उर्वरक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्वों के मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए, पोषक तत्वों के स्तर को बनाए, मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए या मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने हेतु, मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने, यो कह सकते हैं बनाए रखने, अथवा मिट्टी की उर्वरता यानी उपजाऊपन, यानी कि मिट्टी की उर्वरता यानी कि जिसे आप कह सकते हैं उपजाऊपन। तो देखिए क्या कहा, मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने अथवा मिट्टी की उर्वरता यानी कि उपजाऊपन को बनाए रखने हेतु, बनाए रखने हेतु कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं, कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं। कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं जिन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। जिन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। देखिए यहां अपन एक सिंपल बता दिया कि एक्चुअल में खाद या उर्वरक है क्या। मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने अथवा मिट्टी की उर्वरता यानी कि उपजाऊपन को बनाए रखने हेतु कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं जिन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अब देखो यार दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है शब्द खाद यानी कि मैन्यूर और एक शब्द आ रहा है उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर। तो खाद और उर्वरक है क्या, इनमें क्या भिन्नता है, क्या इनमें फर्क है, अब जरा इस अंतर को अपन जान लें। तो पहले एक बार आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन खाद और उर्वरक में इसके साथ साथ ही इस डिफरेंस को भी अपन क्लियर कर लेते हैं। एक बार आप इसे नोट करें। तो देखो खाद एवं उर्वरक देना, इस टॉपिक के अंतर्गत अपन खाद और उर्वरक के मध्य जो अंतर है उसको भी अपन क्लियर कर लेते हैं। देखिए तो यहां अपनी एक हेडिंग बन जाएगी एक सिंपल कि खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद एवं
उर्वरक में अंतर। अब इस डिफरेंस को ऐसे ले लें आप, यहां तो ले लीजिए आप सीरियल नंबर, यहां पहले कॉलम में आप ले लीजिएगा खाद को, फिर यहां आप ले लीजिएगा उर्वरक को, ये सीरियल नंबर 1। पहला पॉइंट देखो, खाद है वो एक तरह से प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कि गोबर है, घरेलू अपशिष्ट है, पौधों के अपशिष्ट है, इनसे प्राप्त होता है। जबकि उर्वरक क्या होगा, एक रासायनिक पदार्थ होगा। तो देखिए पहला डिफरेंस अपन ले सकते हैं, यह एक प्राकृतिक, यह एक प्राकृतिक यानी नेचुरल कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सबस्टांस है, यह एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है, जो गोबर, या मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से, इन पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है, जो गोबर, तो देखो यह एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है, जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से क्या होता है, प्राप्त होता है। इसमें क्या कह सकते हैं, यह एक अकार्बनिक लवण है। यह एक अकार्बनिक इनऑर्गेनिक लवण है। तो देखिए पहला डिफरेंस अपने कंप्लीट कर दिया है। नंबर सेकंड डिफरेंस की बात करें, इसे खेतों में बनाया जा सकता है, जबकि उसे नहीं बनाएंगे, ये फैक्ट्रियों में बनाया जाएगा। इसे खेतों में बनाया जा सकता है। किसको, खाद को, जबकि वो किस में बनाया जाएगा, फैक्ट्रियों में। जैसे देखो, जैसे गोबर खाद, जिसे अपन कह सकते हैं कंपोस्ट खाद। गोबर खाद या कंपोस्ट खाद, वे वर्मी कंपोस्ट तो देखिए इसे खेतों में बनाया जा सकता है, जैसे गोबर खाद, जिसे अपन कंपोस्ट खाद भी कहते हैं, और वर्मी खाद इत्यादि। लेकिन अगर आप इसकी बात करें कि उर्वरक, कि इसे कहां बनाया जाता है, तो इसे खेतों में नहीं बना सकते, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। जैसे यूरिया है, देखिए इसके लिए आप क्या कह सकते हैं, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। इसका उत्पादन कहां होता है, फैक्ट्रियों में होता है। जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट,
सल्फेट। तो देखिए आपने क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है। इसे खेतों में बनाया जा सकता है, जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट खाद जिसे बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि। लेकिन इसे खेतों में नहीं बनाते, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। जैसे यूरिया है, फैक्ट्रियों से बन के आता है। अमोनियम सल्फेट है, ये भी फैक्ट्रियों से बनकर बन के आता है। सुपर फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट, पोटास इत्यादि। तो आप देखें इसका निर्माण कहां होता है? फैक्ट्रियों। तो देखो अपन मैन्यूर यानी खाद और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर में डिफरेंस देख रहे हैं। नंबर थर्ड, तीसरा अगर डिफरेंस की अपन बात करें तो इससे मिट्टी को ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, और मिट्टी में ह्यूमस होती है तो उसकी जल ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ जाती है। देखिए इससे मिट्टी को ह्यूमस, अब ह्यूमस से जल ग्रहण करने की क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। एविडेंस में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इससे मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो खाद या उर्वरक है इससे मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। इससे मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। तो देखिएगा यहां अपन ने इसमें 3 डिफरेंस अपन ने जान लिए हैं कि खाद और उर्वरक में क्या फर्क है। नंबर 1 आपने देखा था इसके अंदर कि यह एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है। ध्यान रखिएगा ये कार्बनिक पदार्थ है, जबकि ये कैसा है? अकार्बनिक लवण है। फिर आपने देखा कि यह गोबर, मानव अवशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा डिफरेंस देखा, इसे खेतों में बनाया जा सकता है, जबकि इसका उत्पादन कहां होगा? फैक्ट्रियों में होगा। इसके एग्जाम्पल आपने देखे, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ये इसके एग्जाम्पल देखेंगे आप, यूरिया है, अमोनिया है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है इत्यादि है। इससे मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, जबकि इससे मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति ही नहीं होती है। एक बार आप इन 3 डिफरेंस को नोट कीजिए, फिर आगे के डिफरेंस अपन और जानते हैं। देखिएगा 3 डिफरेंस अपने देख लिए। नंबर 4, नंबर 4 पे अगर अपन बात करें तो आप कह सकते हैं इससे पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होता है? कम प्राप्त होता है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनसे न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है। तो देखिए नंबर 4, इससे पादप पोषक तुलनात्मक रूप से, इससे पादप पोषक यानी कि न्यूट्रिशन जिन्हें अपन कहते हैं, पोषक कह दो या न्यूट्रिशन कह दो, इससे पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम प्राप्त होता है। इससे पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होता है? कम प्राप्त होता है। या यूं कह सकते हैं इसके पादप पोषक, या यूं कह सकते हैं ये जो उर्वरक है इससे पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है,
अमोनिया, ये सब अपन को प्रचुर मात्रा में क्या होती है, प्राप्त होती है। तो नंबर 4 कह सकते हैं इससे पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है या पोटेशियम है, प्रचुरता से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इससे पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इससे पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। नंबर 5 डिफरेंस देखिएगा। नंबर 5, ये जल में बहुत अधिक घुलनशील नहीं होते। वे जो खाद होती है जल्दी से जल के अंदर नहीं घुलती है, पूरी तरह से नहीं घुल पाती है। जैसे मिट्टी है वो जल में नहीं घुल पाती है, ठीक उसी प्रकार से खाद भी पूरी तरह से जल के अंदर नहीं घुल पाती है। लेकिन अगर इसके विपरीत बात करें अपन उर्वरकों की यानी फर्टिलाइजर की, तो यूरिया को पानी में डालते तुरंत ही उसके अंदर क्या होता है, पूर्णतः वो घुल जाता है। यानी फर्टिलाइजर आसानी से जल के अंदर क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो नंबर 5 में डिफरेंस अपन कह सकते हैं जल में बहुत अधिक घुलनशील नहीं होते। ये जल में बहुत अधिक घुलनशील नहीं होते, यानी कि सोल्यूबल नहीं होते हैं, अच्छे सोल्युबिलिटी इनकी कम होती है। ये जल में बहुत अधिक घुलनशील नहीं होते। और यहां अगर आप बात करें नंबर 5 पर, तो आप कह सकते हैं उर्वरक के लिए कि ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। नंबर 6 छठे डिफरेंस की बात करें, ये बल्की होते हैं। खाद को आपने देखा होगा, जैसे गोबर की खाद है तो एक तरह से बल्की होती है, और बल्की होने की वजह से इनकी समस्या क्या होती है कि इनको एक से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं होता है। दूसरी जो समस्या आती है वो ये आती है, इनको स्टोर करना भी आसान नहीं होता है। दूसरा, इसे यूज करना भी आसान नहीं होता है। जबकि ये बल्की नहीं होते, ये कैसे होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं। इन्हें उपयोग करना आसान होता है, एक से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है, इनको स्टोर करना भी क्या होता है, आसान होता है। तो देखिएगा नंबर 6 में अपन कह सकते हैं कि ये बल्की होते हैं, या बल्की होने के कारण, ये बल्की होने के कारण ये बल्की होने के कारण इन्हें स्टोर करना, ये यूं कह सकते हैं, साथ साथ ही इन्हें ट्रांसपोर्ट करना के कारण इन्हें स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना यानी कि एक से दूसरे स्थान पर भेजना, यूज करना आसान नहीं होता है, इजी नहीं है। जबकि अपन क्या कह सकते हैं इसके लिए कि ये कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट और कंसंट्रेट होते हैं। ये कॉम्पैक्ट एंड कंसंट्रेट। तो देखिए यहां आपने क्या देखा, ये कैसे होते हैं, बल्की होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट एंड कंसंट्रेटेड, कॉम्पैक्ट एंड कंसंट्रेटेड। होने के कारण इन्हें स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना यानी एक से दूसरी जगह भेजना,
यूज करना आसान होता है। देखिए यहां आपने खाद और उर्वरक में 6 अंतर आपने जान लिए हैं। तो यहां आपने इसमें क्या देखा कि ये बल्कि होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट एंड कंसंट्रेट। कॉम्पैक्ट एंड कंसंट्रेटेड होने के कारण इन्हें स्टोर करना आसान होता है। देखो फिर से देखें, इससे पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम प्राप्त होता है। इससे पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता से प्राप्त होता है, यानी एबुंडेंस के अंदर इससे अपन को इसकी क्या होती है, प्राप्ति होती है। यहां बात कीजिए, ये जल में बहुत अधिक घुलनशील नहीं होते हैं, जबकि ये जल में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये बल्कि होते हैं, जिससे इन्हें स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, यानी एक से दूसरे स्थान पर ले जाना, इन्हें यूज करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि ये, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एंड कंसंट्रेटेड होते हैं। इसलिए ऐसा होने के कारण इन्हें स्टोर करना, ट्रांसफर करना, यूज करना आसान होता है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। 6 डिफरेंस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ डिफरेंस और अपन जानते हैं। देखो इसके तो ध्यान रहे, अपन खाद और उर्वरक के अंदर जो डिफरेंस है उनको कर रहे हैं। यहां आपके पास देखो, डिफरेंस करने से अपन को बेनिफिट्स ये हो रहा है कि आप इसमें अगर पर्टिकुलर खाद के बारे में जानना चाहें तो पर्टिकुलर पोर्शन अपने पास पूरा खाद का हो गया, उर्वरक का ये पूरे पॉइंट्स आ गए सारे, और अपन ने इसको कंपेयर भी कर लिया है साथ साथ ही कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो 6 डिफरेंस अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। नंबर 7, 7वें डिफरेंस की अपन बात कर रहे हैं। ये पोषक विशिष्ट नहीं होते हैं, सबसे बड़ी विशेषता, ये पोषक विशिष्ट यही कह सकते हैं आप इसे न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि खाद में कोई विशेष तत्व ही नहीं होता, जैसे कि नाइट्रोजन है अथवा ये नाइट्रोजन है अथवा फास्फोरस है या पोटेशियम है, ऐसा कोई विशिष्टता नहीं होती है। लेकिन उर्वरक में ऐसा होगा। तो यहाँ यही पॉइंट लिखा है, ये पोषक विशिष्ट यानी कि न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक नहीं होते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ इधर बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के लिए 7 पॉइंट पे, तो आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक होते हैं। ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक यानी कि पोषक विशिष्ट होते हैं। तो देखो 7 डिफरेंस आपने जान लिए। नंबर 8, अब अपन बात करेंगे इनकी खेत में अधिक हानि, या यूं कह सकते हैं इनकी अगर अधिकता अधिक हो जाए खेत में। देखो खाद अगर अधिक मात्रा में खेत में डाल दिया जाए तो इससे खेत को किसी प्रकार की कोई ज्यादा हानि नहीं है। लेकिन अगर उर्वरक खेत में ज्यादा डाल दिया जाए तो इसकी अधिकता हमेशा हानिकारक होती है, ये पॉल्यूशन का कारण बनती है। तो आप नंबर 8 पे ये कह सकते हैं इनकी खेत में अधिकता हानिकारक नहीं होती है। एक्सेस में अगर हो इनकी खेत में अधिकता हानिकारक नहीं होती है। अगर इनकी खेत में अधिकता है तो यानी एक्सेस में अगर आपने खाद का यूज किया है खेत में तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर उर्वरक आपने आवश्यकता से अधिक अगर यूज कर लिया है तो ये हानिकारक होंगे। तो ये कह सकते हैं इनकी खेत में अधिकता हानिकारक नहीं होती है। लेकिन इनकी खेत में अधिकता
पौधों के लिए हानिकारक होती है और ये प्रदूषण का भी कारण बनते हैं अगर उर्वरक ज्यादा डाल दिया है तो। यानी कि एक तरह से इनका जो प्रदूषण का कारण है रासायनिक यानी केमिकल पॉल्यूशन होता है इनसे, इनकी खेत में अधिकता हानिकारक होती है तथा ये रासायनिक प्रदूषण केमिकल पॉल्यूशन तथा ये रासायनिक प्रदूषण का भी कारण बनते हैं अगर इनको ज्यादा यूज किया गया है तो। लास्ट एक डिफरेंस और अपन जान लेते हैं, देखो सिंपल सा है, ये एक्सपेंसिव नहीं होते, यानी कि ये महंगे नहीं हैं। खाद महंगी नहीं होती है, यानी कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये महंगे नहीं है। लेकिन अगर उर्वरक की बात करें तो आप कह सकते हैं ये कॉस्टली होते हैं, ये महंगे होते हैं, ये कॉस्टली होते हैं। इनकी कॉस्ट या इनकी कीमत क्या होती है, ज्यादा होती है। इनकी कीमत ज्यादा होती है किनकी, उर्वरक की, फर्टिलाइजर्स की। ये कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, कीमत इनकी ज्यादा होती है, कीमती होते हैं। जबकि ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ये महंगे नहीं होते हैं। तो देखो यहाँ अपन ने खाद और उर्वरक के अंदर बड़े ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अंतर जान लिए हैं, जहां से कि क्वेश्चंस बनने की संभावना सबसे अधिक बनती है, विशेषकर खाद और उर्वरक का जो डिफरेंस है उसके अंतर्गत से। इसलिए आप इसे थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो देखिए आपने सबसे पहले इसमें जो अपन इसमें खेती के जो चरण थे उनमें से एक चरण अपन ने जान लिया था, वो था जुताई करना। फिर उसके बाद दूसरा चरण भी अपन ने जान लिया था, बुआई करना। तीसरा चरण अपन जान रहे हैं खाद या उर्वरक देना। तो ये अपन नंबर 3 इसमें पढ़ रहे थे, खाद एवं उर्वरक देना। तो देखो खाद और उर्वरक के बारे में आपने ये जान ही लिया था कि खाद या उर्वरक है क्या, कि समय के साथ साथ क्या होता है कि मिट्टी के अंदर उर्वरक तत्वों की क्या होती है, कमी होती चल जाती है। उस पोषक या उर्वरक तत्व या क्या कह सकते हैं, पोषक तत्वों की कमी होती चल जाती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए या उनके स्तर को बनाए रखने के लिए मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जिसमें फिर अपन ने खाद और उर्वरक के मध्य डिफरेंस जान लिया है। अब एक अपन इंपोर्टेंस जान ले यहाँ पर, इंपोर्टेंट वो ये है कि जैविक खाद के लाभ क्या है, यानी एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स। अगर जैविक खाद अपन लेते हैं तो उसके लाभ क्या है, उस पॉइंट को अपन जान लेते हैं। खाद के साथ साथ जैविक खाद के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर। यहां देखो अपन ने खाद और उर्वरक में अंतर जानने के बाद अब अपन यहां देख रहे हैं एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर, यानी कि जैविक खाद के क्या लाभ हैं। तो देखिएगा इसके जैविक खाद के लाभों की बात करें तो नंबर 1 पहले लाभ की बात करें तो इससे मिट्टी में ह्यूमस बढ़ता है और मिट्टी की जल ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो देखिए पहला लाभ, जबकि उर्वरक से ऐसा नहीं था, उर्वरक से ह्यूमस की मात्रा नहीं बढ़ रही थी, खाद से बढ़ती है। इससे मिट्टी में ह्यूमस इससे मिट्टी में ह्यूमस बढ़ता है एवं मिट्टी की जल धारण क्षमता, इससे मिट्टी में ह्यूमस एवं मिट्टी की जल धारण क्षमता। तो देखिए
देखिए जैविक खाद के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें नंबर 1 यूज अपन लाभ देख रहे हैं। इससे मिट्टी में ह्यूमस एवं मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। पहला लाभ इससे है। जबकि ध्यान रहे फर्टिलाइजर सर यानी उर्वरक से जल धारण क्षमता में भी वृद्धि नहीं होती है, साथ के साथ उससे ह्यूमस में भी वृद्धि नहीं होती है। देखिए नंबर 1 इससे मिट्टी में ह्यूमस एवं मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। दूसरे लाभ की अगर अपन बात करें, ये मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम होती है। ये मिट्टी का पुनर्गठन कहते हैं यानी कि रिफॉर्म, मिट्टी का पुनर्गठन रिफॉर्म यानी कि मिट्टी अगर खराब हुई किसी स्थान की तो उसको सही करने में काम आती है। ये मिट्टी का पुनर्गठन करने में सक्षम होती है। रिफॉर्म करने में, ना पुनर्गठन कहते हैं अपन, इसे क्या कहते हैं, रिफॉर्म करने में अधिक सक्षम होती है, यूं कहते हैं करने में अधिक सक्षम होती है। नंबर 3 तीसरा अपन लाभ देखें तो इससे मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है, जबकि उर्वरक से ऐसा नहीं होता है। इससे मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। 4th एडवांटेज देखें, इससे मिट्टी पोली बनी रहती है। इससे मिट्टी पोली बनी रहती है। और देखो पोली बने रहने के कई लाभ है, जो कि अपन जब खेत की जुताई अपन ने पढ़ी थी वहां एक चीज जानी थी कि मिट्टी के पोली बने रहने से बीज उसमें आसानी से अंकुरित होता है। दूसरा, पौधों की जड़ें आसानी से श्वसन कर पाती है, रेस्पिरेशन हो पाता है। इससे मिट्टी पोली बनी रहती है, ये अपने देख लिया, जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया क्या होती है, सरलता से होती है। जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। एक एडवांटेज और अपन जान लें कि इनके उपयोग से पर्यावरण को केमिकल से बचाया जा सकता है। अगर फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो केमिकल पोल्यूशन होता है, तो आप कह सकते हैं इनके उपयोग से पर्यावरण को, एनवायरमेंट, पर्यावरण को केमिकल्स यानी रसायनों से बचाया जा सकता है। यह जैविक जो खाद है, या यूं कह सकते हैं जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक मैन्यूर है, इसके क्या एडवांटेज है ये अपन ने जान लिए हैं। यहाँ अपने खाद वाला जो पॉइंट था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा जैविक खाद के क्या क्या लाभ आपने देखे थे। इससे मिट्टी में ह्यूमस एवं मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये मिट्टी का पुनर्गठन यानी रिफॉर्म करने में अधिक सक्षम होती है। इससे मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। इससे मिट्टी पोली बनी रहती है, जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया क्या होती है, सरलता से होती है।
इनके उपयोग से पर्यावरण को केमिकल्स रसायनों से बचाया जा सकता है। तो देखिए अपन ने थर्ड जो पढ़ा है, नंबर जो थर्ड अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा था खाद एवं उर्वरक देना, यानी प्रोवाइडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा है सिंचाई। अब सिंचाई को अपन पढ़े उससे पहले एक बार आप इसे एजिट ऐसे एक बार नोट कीजिएगा। फिर नंबर फोर्थ अपन इसमें पढ़ेंगे सिंचाई।